तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया उस वाला स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 24 को लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने कैसे सेकंड के उस पावरफुल मैप के लेवल को क्रॉस कर दिया होता है। वो आ चुका होता है थर्ड लेवल ऑफ इटर्नल लेवल, जिसके कारण उसकी पावर और भी बढ़ चुकी होती है। हमें पता चलता है कि उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी हो रही होती है, जिसके बाद वो कहता है चलो बाहर जाके रिलैक्स करते हैं, और क्विकली स्टार टावर से बाहर निकलता है। और वहाँ पे जैसे ही हो जाता है वो देखता है कि मोरोसा और मॉन्ग किंग यून तो आया ही नहीं, जिसके बाद वो सबको मैसेज करके वापस उनके पास बुलाता है। और वहाँ पे लू फेंग उन सबसे पूछता है कि तुम लोगों को भी टाइम ज़्यादा लगने वाला था, मेरे को टाइम ज़्यादा लगने वाला था, क्या तुम सबके पास इनफ कॉस्मिक सैंड से? तो मोरोसा स्माइल करते हुए कहता है मास्टर तो मेरे बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो लू फेंग उसकी तरफ एक ब्लैक जेड बोतल फेंकते हुए कहता है कि इसको अच्छे से यूज़ करना, जिसे देखकर मोरोसा बहुत ही खुश हो जाता है कि यहाँ पे उसके मास्टर कितने काइंड है, क्योंकि उसके पास पैसों की भी कमी हो रही होती है। जिसको जानकर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, ज़्यादा मेरी तारीफ़ें मत करो। जिसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि लू फेंग ने मोरोसा को कत्ल या फिर लड़ाई करने से मना किया था, जिसके कारण मोरोसा के पास पैसे आ ही नहीं पाते थे। और फिर हमें दिखाया जाता है मोइंग किंग यान को, जो कि वहाँ पे आके लू फेंग को रिस्पेक्ट पे करता है, जहाँ पे मोरोसा भी उससे कहता है कि आजकल तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा है ना। यहाँ पे कई सारे फोर्सेस मुझे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं मास्टर का सर्वेंट हूँ। यहाँ सुनकर मो किंग यू किंग यान भी कहता है हाँ, मास्टर की वजह से ही मुझे कई सारे मेजर फोर्सेस की तरफ से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं, यहाँ तक कि मुझे 300 कॉस्मिक सैंड्स के गिफ्ट भी मौजूद थे। आफ्टर देखा जाए तो अभी लू फेंग का वो सर्वेंट ही था, और यहाँ पे सब लोग उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लू फेंग के यहाँ किसी डिस्पर्स के साथ उनका कनेक्शन बन गया तो आगे चलकर उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला था। तो लू फेंग कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने सिर्फ गिफ्ट के लिए मांगा है, उन्होंने तो फेवर तो नहीं ना मांगा। तो मोरोसा कहता है नहीं। इसके बाद वो लोग और भी बातें करने लगते हैं, और फिर ऐसे ही चल के हमें सीन चेंज कर मॉली क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग जब सेक्लूजन में निकला था तो वहाँ पे गाओ उसी लू फेंग से मिलना चाहता था। यहाँ पे मोलिंग जियान को दिखाया जाता है, जो कि उसकी तरफ देखता है अपने फेवरेट डिस्पर्स की तरफ, और कहता है कि आखिरकार तुम्हारा 3 शॉट्स स्काई प्लेटिंग बिस्ट कैसा चल रहा है? तो गाओ उसी कहता है कि वो अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी मैं उसके मूव्स को बेरली परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और वो कहता है मास्टर मैं तो सिर्फ अभी न्यूली प्रोमेटेड इटर्नल ट्रू गॉड हूँ, जिसके कारण मैं उन सबसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वन ऑफ द 10 कमांडर्स ऑफ ह्यूआंग गार्ड्स बन चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब देखा जाए तो उन सब की जो गार्ड्स के जो लीडर होते हैं उन सब की पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, लेकिन यहाँ पे उसकी पहुँच के कारण उसे इस लेवल तक पहुँचा दिया गया होता है। और देखा जाए तो यहाँ पे उन सब में साइड कैरेक्टर्स में और भी आर्मी को लेकर बातें हो रही होती, जहाँ पे वो बंदा कहता है तुम्हारी टैलेंट अच्छी है, तुम बहुत ही जल्द वाइट ट्रू गॉड बनने के भी काबिल हो जाओगे। उनमें ऐसी ही बातें होने लगती हैं, और हमें बताया जाता है कि किसी भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एक ट्रू गॉड की लाइफ स्पैन 30,000 ईपोज होती है। अब यहाँ पे एक ईपोज कितने होते हैं वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये समझ लो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो भी ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस बन जाता है तो उसकी लाइफ एंडलेस हो जाती है। वो चाहकर भी अपने आप को इस बिना सेल्फ डिस्ट्रक्शन या फिर किसी के मारने पे ही मर सकता है, उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, वो मरेगा नहीं उम्र के चक्कर में। अब यहाँ पे उनमें और भी सारे बातें होने लगती हैं, और फिर सीन चेंज कर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे रात का समय हो चुका था। लू फेंग मोरोसा और मो यूंग को मैंगवा टावर में ले आता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि ब्रदर जुओ तुम तो बहुत ही पहले आ चुके हो। तो जुओ स्माइल करते हुए कहता है कि आप बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? लू फेंग को दिखाया जाता है जो जुओ के साथ मिलकर वहाँ पे आ जाता, वेटर सर्वेंट भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और लू फेंग यहाँ पे आया हुआ था। बताया जाता है कि हुआंग सिटी में जू फैमिली की रूट पकड़ बहुत पहले से, मिलियंस ऑफ सेंचुरी से, जिसके कारण उन्हें इस हुआंग सिटी की कई सारे सीक्रेट्स के बारे में पता होता है, कई सारे इंफॉर्मेशन के बारे में उन्हें पता होता है। लू फेंग उससे पूछता है कि यहाँ पे हुआंग सिटी में कौन नहीं जानता होगा जू फैमिली के रेपुटेशन के बारे में? तो मैंगवा टावर की ओनर होती है वो, जो कहती है लॉर्ड लूहिम, लॉर्ड जोएन आप यहाँ पे आए
हुए हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो जुलियन यहाँ पे मास्टर मेंगवाओ की तरफ देख कर कहता है कि क्या आप यहाँ पे म्यूजिक को प्ले नहीं करना चाहते। तो ओनर कहती है कि ये आप पे और लॉर्ड लूहे पे डिपेंड करना है कि आप लोग मेरे म्यूजिक को सुनना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन लू फेंग कहता है कि नहीं, आपको बजाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अलुया को बुला लीजिए। तो ये सुनकर मेंगवा की टावर थोड़ा सा निराश तो होती है, लेकिन स्माइल करते हुए कहती है कि लगता है लॉर्ड हुए अलुया को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो लू फेंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी इल्यूजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है और मैं उसको सहन नहीं कर सकता। जिसके बाद वो अलुया के पास चला जाता है लू फेंग अलुया की म्यूजिक को सुनने के लिए, क्योंकि उसका एक रीज़न होता है जो कि उसकी पुरानी मेमोरीज और उसके विल पावर को उसको विल पावर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने में काम देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मेंगवा टावर में, जहाँ पे लू फेंग जो है आ चुका होता है और अलुया भी आ चुकी होती है। और हमें दूर के बंदे में एक पर्पल रॉड बंदे को दिखाया जाता है जो कि 19 डार्क फोर्सेस में से एक होते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं लू फेंग के बारे में। ऐसे ही बात कर रहे होते कि आखिर ये लू फेंग कितना ही ज़्यादा पावरफुल है, और वैसे ही और भी सीनें चल रही होती हैं। अब समझ लो तो यहाँ पे फिर से बकवास लिखी गई है उन सारे बिगड़े हुए अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटों के बारे में जो कि रॉयल फैमिली से मौजूद थे। वो सब इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे थे और सभी पावर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। और उन्होंने लू फेंग के भी बारे में बात करते हैं कि हमने देखा है ऐसे कई बंदों को जो कि बहुत उड़ा करते थे, पावरफुल भी थे, लेकिन फिर भी वो मारे गए थे। उन्हें लग रहा था कि लू फेंग कभी ना कभी मारा ही जाएगा। और फिर हमें लू फेंग और जुलियन को दिखाया जाता है जो कि आकर रूम में बैठ जाता है और सामने अरोया होती है जो कि अपने म्यूजिक को बजाने लगती है। जिसके साथ ही लू फेंग अपने लेजेंडरी टेक्निक रिफाइनिंग हार्ट मेथड को भी यूज़ करके अपने विल को शार्पन करने लगता है ताकि उसकी विल पावर और भी स्ट्रांग हो सके। लू फेंग अपनी आंखों को बंद करता है, कंप्लीटली उसमें इमर्स हो जाता है जब तक कि वो परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं होता। जिसके बाद ख़त्म होता है वो परफॉर्मेंस और लू फेंग अपनी आंखों को खोलता है और यहाँ पे पता चलता है कि वो पूरी समय प्रैक्टिस ही कर रहा होता है और वो पूरी तरह से इमोशनल में भी आ चुका होता है। जिसके बाद अलुया उनके सामने झुकते हुए कहती है योर एक्सेलेंसी आप तो बहुत ही काइंड है। तो लू फेंग भी उसकी प्रशंसा करता है और वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा प्रोसेस किया है, इसी तरह लगे रहो। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लू फेंग ने अलुया की इल्यूजन की मदद से अपने 7 इमोशन रिफाइनिंग हार्ट टेक्निक को और भी अच्छे से मास्टर कर दिया था। जिसके बाद अरोया वहाँ से चली जाती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि लू फेंग की वजह से अरोया को बहुत ही अच्छी नोवेलिटी टाइप की उसको सारी चीज़ें सुविधा मिल रही होती है। और हमें फिर एंटियन को दिखाया जाता है जो कि उसे कई सारी इन्फॉर्मेशन लू फेंग को बता दिया गया होता है। लू फेंग कई सारी चीज़ों को जान गया होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जोइन को, जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने ब्लड फाइटिंग सोसाइटी के साथ झगड़ा मोड़ रखा है जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसके कारण अभी तुम 5 मेजर फैमिलीज और फूड किंगडम के टारगेट बने हुए, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। सिटी लॉर्ड मेंशन और फूड कंट्री वो दोनों फाइट बहुत ही फियर्सली हो रही है, जिनकी तरफ से आकर वो तुम्हें मारने की जरूर कोशिश करेंगे। और याद रखना तुम्हारी ज़िंदगी ही तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है, इसलिए तुम उसको प्रोटेक्ट करना। तो लू और वो फिर से आगे कहता है कि ब्लड लू हो, यहाँ पे याद रखना तुम 5 मेजर फैमिलीज में से किसी में एक से नहीं बिलोंग करते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हो सकता है वो सभी एक साथ मिलकर तुम पे अटैक कर सके। तुम बाहर बॉर्न हुए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे अच्छे से रहना होगा। वो उसको समझाया था, लू फेंग भी समझ जाता है। अब यहाँ पे बातें हो ही रही होती है कि तभी बाहर एक पावरफुल फ्लक्चुएशन होने लगती है, जिसको देखकर लू फेंग और जुन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जब वो बाहर निकलते हैं तो हमें सिंचेंस को मेहुकी और जियांग चैंगवन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आकर फाइटिंग कर रहे होते हैं और उन सबके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं होते। और हमें दिखाया जाता है मेविकी को जो कि गाँव उसी की तरफ देख कर कहता है मेंगवा टावर ये एक प्लेजर की जगह है जहाँ पे तुम सब आ चुके हो, आखिरकार कमांडर गावू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कमांडर गावू कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे पीने आया हूँ, जहाँ पे आप चाहो तो मैं आपको ट्रीट दे सकता हूँ। तो गावू उसी कहता है कि मैं हूँ, तुम यहाँ पे आ ही क्यों हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे लक्षण कैसे, तुम यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई बखरा कुछ भी मसला खड़ा कर देते हो। तो वो भी बंदा कहता है ऐसी बात है। अब यहाँ पे जान चिंगो कहता है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। हम तो यहाँ पे समझ लो तो उन समय बहस हो चुकी होती है, इतनी बहस की वहाँ पे फाइट की भी दरमियान होने लगती है। यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं होती, वहाँ पे समझ लो तो एक दूसरे को गालियाँ ही दे, एक दूसरे को भला बुरा ही कह रहे थे। वो सब ऐसे कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे धमाका होता है। एक डीप पर्पल वाइंडिंग बीस्ट वहाँ पे वर्ड से क्रॉस करते हुए
मैंगवा टावर के पास आने लगता है, जिसके कारण जितने भी गेस्ट होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। लू फेंग और जोयन भी दूर से इन सब चीज़ों को देख पा रहे होते हैं, बहुत ही दूर से, बिलियंस ऑफ किलोमीटर, लेकिन फिर भी वो आसानी से उन सबको देख पा रहे होते हैं। हमें गौ उसी को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम लोग भरी लॉयल फैमिली के वंशज हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यू किंगडम के केओस क्लैन के रूल को मानना होगा। तुम ऐसे ही आके किसी पे अटैक नहीं कर सकते हो। तुमने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोगों को टॉर्चर किया है, आखिरकार ऐसे पाप को माफ़ कैसे किया जा सकता है। तो मैं भी से कहता है कि तुम मुझे सिखा रहे हो, मैं यहाँ पे 5 मेजर फैमिलीज़ के एक में से डिसेंडेंट हूँ, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। यहाँ पे समझ रहे तो वो अपना बंदा रॉब जवा रहा था कि मैं 5 बड़े फैमिली में से एक हूँ, तो मैं उखाड़ी क्या सकते हो। लेकिन देखना अभी क्या होगा इसके साथ, इसको लू फेंग ही सबक सिखाने वाला है, क्योंकि जानते हो आपकी लू फेंग कैसा बंदा है। अगर वो उसके सामने अपनी रॉब दिखाए, अपने पावर का रॉब दिखाए, तो लू फेंग उसको छोड़ता नहीं है। और वो सब ऐसे ही बहस करने लगते हैं और भी बहस बढ़ने लगती है, और समझ लो तो और भी बहस बढ़ने लगती है, जो कि बताने लगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगी, और इसको मैं स्किप करता हूँ। जहाँ पे लू फेंग इन सब को देख रहा होता है, वो उन सब की बातें को सुनकर पूरी तरह से थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि क्या ये इतना बुरा है, क्या यहाँ पे इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बंदे को मारा है। और लू फेंग को ये सुनकर बहुत ही शौक लगा था कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि यू स्टेट में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ है, और ऐसा होने के बाद भी इसने इतने सारे बंदे को क्यों मारा है, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ये 5 मेजर फैमिलीज है तो इसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है। तो जुयन कहता है कि यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि वो 5 मेजर फैमिलीज में से एक में बंदा है, यहाँ पे वो ऐसा कर सकते क्योंकि उनके पास पावर है, और कोई भी उनको सजा नहीं देती। जिसके बाद लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ऐसी बात है। फिर वो डार्क हॉर्स से कॉन्टैक्ट करता है, और यहाँ पे वो मे वूकी के सारे क्राइम्स के एविडेंस को परचेज करता है, जिसके बाद उसे सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आखिरकार मो वूकी ने क्या क्या किया है, क्राइम्स क्या क्या। अब जैसे ही लू फेंग सारे एविडेंस को देखता है, मानो वो पागल सा हो चुका था, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कांड कर रखे थे कि लू फेंग का दिमाग ही घूम गया था। लू फेंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बता, उसे समझ नहीं आता कि आखिर कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। हमें दिखता है कि उस पर 20,000 कॉस्मिक सैंड्स का बाउंटी भी लगा हुआ था, और लू फेंग ने उसके मिशन को भी एक्सेप्ट कर लिया होता है। और यहाँ पे जो यून को दिखाया जाता है, जो कहता है चिंता मत करो, यहाँ पे कई सारे डार्क थिंग्स से ओरिजिन कंट्री में हम हर एक चीज़ का समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन लू फेंग खड़ा होता है और कहता है कि आखिर क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं अभी अपनी आंखों को बंद करके इन सबको होता देखूं तो मैं एक कायर कहलाऊंगा, और मेरे रहते हुए ये सब होना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो कहता है कि इन सारे कचरों को मिटाना जरूरी है। जिसके बाद लू फेंग आगे बढ़ जाता है, वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे लू फेंग की फाइट फिर से उस बंदे से होने वाली है, और यहाँ पे लू फेंग ना बहुत ही बोल्ड तरीके से मारने वाला है, खुल के मारने वाला है। वो 5 रॉयल फैमिली में से एक है, लेकिन फिर भी लू फेंग पीछे नहीं हटेगा। देखते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में कि लू फेंग कैसे उसको मारता है, कैसे चुन कर भगा कर मारने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।